So today I bring a very important topic, and this topic is about the different economic models applied in Pakistan. इसके अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 साल के अंदर कौन कौन से डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स मतलब मईशत के जो डिफरेंट ढांचे होते हैं वो इस्तेमाल या यूज़ हुए हैं। देखो, अगर हम दुनिया के अंदर देख ले तो हमें बहुत सारे ममालिक दिखाई देते हैं जो कि जिसकी मईशत किसी न किसी एक फार्मूले, एक मॉडल या एक स्केच या ढांचे के ज़रिए चल रही होती है। अगर मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता दूं तो जैसे अगर हम यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स को देख लें तो उनकी इकोनॉमी के लिए लिबरल इकोनॉमिक मॉडल या जिसको हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल यूज़ होता है, और उस कैपिटलिस्ट मॉडल के ज़रिए उनकी इकोनॉमी जो है तो वो ऑपरेट होती हैं, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो रेगुलेशंस होती हैं, मतलब हर इकोनॉमिक मॉडल के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और जो स्टेट फिर जिस मॉडल को अप्लाई करता है तो उनकी प्रिंसिपल के ऊपर अपनी ट्रेड, अपनी एक्सपोर्ट्स, अपनी इंपोर्ट्स, अपनी मार्केट और अपनी जो करेंसी है उसको एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो एक लंबे अरसे तक यूएसएसआर के अंदर, यूएसएसआर टूटने से पहले फिर चाइना के अंदर, क्यूबा के अंदर और इस तरह से जो हमारे पास नॉर्थ कोरिया है, तो इसके अंदर हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल यूज़ होता रहा। फिर हमारे पास अभी जो नॉर्वे है, स्वीडन है एंड इवन जर्मनी है, इसमें हमारे पास एक नया जो मॉडल है जिसको हम सोशल डेमोक्रेटिक मॉडल या जिसको हम वेलफेयर स्टेट मॉडल कहते हैं, वो यूज़ होता है। सिमिलरली और भी हमारे साथ बहुत सारे मॉडल हैं, जैसे कि कुछ इस्लामिक मॉडल हैं, इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल जैसे ईरान के अंदर यूज़ हो रहा है या फिर कुछ जो अरबिक कंट्रीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है। तो ये डिफरेंट हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल्स हैं। फिर हमारे पास इवन कैपिटलिज्म के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों के अंदर कौन सा अपना जो इकोनॉमिक मॉडल है उसको चूज़ किया, क्यों किया, और किस हद तक वो इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव कर गया या वो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर जाऊं, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होता है और पहले जो 9 साल हैं मतलब 1958 तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक इकोनॉमिक मॉडल अप्लाई नहीं किया जा सका, क्योंकि ये वो पहले 8-9 साल थे कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक था, पाकिस्तान किसी मॉडल को अडॉप्ट कर नहीं पा रहा था। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की बिल्कुल वो स्टार्ट के दिन थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट मार्शल लॉ लगती हैं और फर्स्ट डिक्टेटर गवर्नमेंट आती है अयूब ख़ान की, तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक मॉडल अप्लाई करने जाता है, और वो मॉडल होता है हमारे पास हार्वर्ड ट्रिकल डाउन कैपिटलिस्ट मॉडल। अगर मैं आप लोगों को हार्वर्ड ट्रिकल डाउन कैपिटलिस्ट मॉडल समझा दूं तो ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें ये समझाता है या जो इस रूल्स के बेस पर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री है तो वहाँ पर जो पहले से मौजूद कॉरपोरेट्स हैं या जो पहले से मौजूद वहाँ पर डिफरेंट बिजनेसेस हैं या जो वहाँ पर पहले से मौजूद बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, तो ये कहते हैं कि आप उन इंडस्ट्रियल ग्रुप को सपोर्ट करो, उनको फ्री मार्केट दो, उनको जो है तो आप टैक्स फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर लो, और आप उन्हीं को जो स्टेट के मोनोपोली हैं वो दे दो। इससे क्या होगा, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 22 बड़ी फैमिलीज़ थी। वो 22 बड़ी फैमिलीज़ जो थी तो वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काबिज़ थी, और वो फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त की जो 11 to 13 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थे वो चला रहे थे। अब जब अयूब ख़ान ने उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया, उनको सपोर्ट कर दिया और उनको एक तरीके से पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर जो पूरी ड्यूटीज़ वगैरह सारा कुछ माफ़ कर दिया, और पूरा जब उनको मोनोपोली दे दी, तो पाकिस्तान के अंदर देखो क्या हुआ, वो जो एग्जिस्टिंग 11 to 13 बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी वो बूस्टअप हो गई, एंड दे क्रिएट अ वेरी हेजेमोनिक पोजीशन इन द पाकिस्तान। तो उससे पाकिस्तान के अंदर एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, पाकिस्तान के अंदर एक सनती जो है तो जो पैदावार है वो बढ़ा, और पाकिस्तान ने सनती तरक्की उस दौर में की। तो ये मॉडल उस वक्त की हवाले से कामयाब हुआ, लेकिन इस मॉडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेचीदगी थी। देखो, इस मॉडल के ज़रिए आपकी कंट्री के अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई,
और ये मॉडल इस तरह नहीं था कि जो आपके साथ ज़्यादा देर तक चल सके, क्योंकि जब आपकी सोसाइटी के अंदर, जब आपके स्टेट के अंदर मोनोपोली होगी चंद ही बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जो बाहर से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आती है, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। वो जो हैं तो यहाँ पर प्रमोट नहीं होंगे और उनको यहाँ पर मौक़े नहीं मिलेंगे। तो आपकी मुल्क के अंदर जब न्यू इंडस्ट्रीज़ को मौक़े नहीं मिलेंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, और जब कंपटीशन नहीं होगा तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में आगे नहीं जा सकते हो। तो इस वजह से हार्वर्ड कैपिटलिस्ट मॉडल कुछ देर के लिए तो अच्छे तरीके से चल पड़ा, लेकिन चंद साल बाद ही जब वो बिल्कुल मोनोपोलाइज कर लिए और जब कंपटीशन ख़त्म हुआ, तो उन जो चंद इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने फिर अपनी मनमानियाँ शुरू कर दी, और इस वजह से पाकिस्तान का जो ये सिस्टम था ये कोलैप्स कर गया। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा इकोनॉमिक मॉडल आया उसको सोशलिस्ट मॉडल और प्लेन्ड इकोनॉमी कहते हैं। ये वो दौर है, ये हमारे पास आता है दूसरा इकोनॉमिक मॉडल अयूब खान के बाद, चूँकि याहिया खान आते हैं, लेकिन उनका दौर काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का होता है, तो वो ऐसे कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं देते हैं। वो वही हार्वर्ड कैपिटलिस्ट ट्रिकल डाउन मॉडल को चलाते हैं, लेकिन उसमें भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाते। फिर हमारे पास जब पाकिस्तान के अंदर 1970s के इलेक्शन होते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वजूद में आता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की प्रीमियरशिप में, तो वो एक नया मॉडल लाता है। और ये वो दौर है जब जो कोल्ड वार है, जो सर जंग है यूएसएसआर और अमेरिका का, तो वो बिल्कुल पीक पर था। और इस दौर में जो सोशलिस्ट मॉडल था, जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, या जो उस वक्त की प्लेन्ड इकॉनमी थी, वो बहुत ज़्यादा पीक पर थी और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव साबित हो रही थी, क्योंकि 1970s वो दौर हैं। इससे पहले जो यूरोप था और जो नॉर्थ अमेरिका था, वो एक और मॉडल इख्तियार कर चुके जिसको केनेसिज्म कहते हैं, लेकिन केनेसिज्म इस दौर में फेल होता दिखाई दे रहा था। और ज़्यादातर स्टेट जो थे तो वो जो सोशलिस्ट मॉडल के अंदर अट्रैक्शन थी, और वहाँ पर जो लेबर क्लास और जो लोअर क्लास के लिए वहाँ पर जो एक किस्म की प्रिविलेजेस थी, तो लोग उस तरफ जा रहे थे। तो जो भुट्टो था वो भी अवामी लीडर कहलाता था, और उसने भी एक रिवोल्यूशन टाइप की जो लोगों के अंदर एक ख़यालात पैदा की थे इनकलाबी, तो उस वजह से भी उन्होंने उन इनकलाबी ख़यालात की बुनियाद पर सोशलिस्ट मॉडल को अप्लाई किया। हाँ, इसको इस्लामिक सोशलिज़म का नाम दे दिया, इस्लामिक वर्ड इसके साथ अटैच कर दिया। अब सोशलिज़म मॉडल हमारे पास क्या होता है? ये एक ऐसा मॉडल होता है कि जिसके ज़रिए आपके मुल्क के अंदर जो बड़ी सनतें होती हैं, जो आपके मुल्क के अंदर बड़ी आपकी इंस्टीट्यूशनल सनतें होती है, उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है। उनको जो है तो हुकूमत अपने दायरे में ले लेते हैं, और इससे क्या होता है कि हुकूमत उसके बदले में आपको वेलफेयर देता है। वेलफेयर क्या होता है? जैसे इनका नारा ही था रोटी, कपड़ा और मकान। तो मतलब जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो हुकूमत आपको मतलब बहुत कम कीमत में या फ्री में देगा, और जो सारा मुनाफा होगा, जो सारी इंडस्ट्रीज़ होगी, जो सारी आप मुल्क की जो पैदावार होगा, जो वेल्थ होगा, जो रिसोर्सेज होगी, उसके ऊपर हुकूमत का कब्ज़ा होगा, और हुकूमत ही उसकी जो है तो ओन करेगा। ये हुकूमत की ओन में होगा, और वो एक प्लेन्ड इकॉनमी देगा, ना कि फ्री मार्केट होगा, ना कि आप फ्रीली जो है तो सारा कुछ जो है तो डील कर सकते हो। तो इसको कहते हैं सोशलिस्ट मॉडल, प्लेन्ड इकॉनमी, या इसको हम नेशनलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास रहा। अब जैसे हमारे पास जो हार्वर्ड कैपिटलिस्ट ट्रिकल डाउन मॉडल था, उसमें पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, जो 8% की करीब थी। लेकिन ये वो दौर हैं अब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर है। सोशलिस्ट मॉडल उस तरह कामयाब नहीं हो सका, और ये पाकिस्तान के अंदर फेल हो गया। इसके फेलियर की वजह तो और भी काफ़ी सारे रीज़न्स थे, जिसमें से शायद एक रीज़न जो था उस वक्त जो पाकिस्तान का प्रोडक्टिव विंग था, ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश बनकर टूट चुका था, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी उनके अंदर एक खला पैदा कर दी थी। इसके अलावा पाकिस्तान इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से भी गुजर कर आया था, और साथ साथ पाकिस्तान नेशनलाइजेशन की इस पॉलिसी को बर्दाश्त नहीं कर सका। एक तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पाकिस्तान में आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, वो सारी की सारी इधर उधर जो उस वक्त अभी नए नए लिबरल इकॉनमी बन रही थी वहाँ पर चली गई। दूसरी ये चीज़ थी कंपटीशन नहीं रही, और तीसरी पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल पर करप्शन थी। तो करप्शन होने की वजह से जो इदारे नेशनलाइज कर दी गए थे, वो हुकूमत को कुछ कमाने के बजाय और भी खसारे के अंदर चले गए। इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ इतने हाई लेवल से आकर जीडीपी ग्रोथ 3.8, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ जो पिछली दौर में
जो ट्रिकल डाउन कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर 6.8 जा रहा था वो 3.8 पर आ गया, मतलब हाफ से भी कम हो गया। एंड दैट्स इज़ द पार्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सिस्टम। फिर अगर हम देख लें इस्लामाइजेशन ऑफ इकॉनमी, इस्लामाइजेशन ऑफ इकॉनमी को मैं एक और भी नाम दे सकता हूँ, और ये वो दौर है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिस्टम को इस्लामाइजेशन, या हम कह सकते हैं एक नया नाम या एक नए दौर के अंदर दाखिल करवा दिया, और वो था जिहादिस्ट इकॉनमी भी हम इसको कह सकते हैं, एड इकॉनमी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ था, अगर हम हिस्ट्री को देख लें तो अयूब खान से पहले ही से एड शुरू हुआ था। अयूब खान ने सबसे ज़्यादा एड्स और लोन्स लिए डिफरेंट टाइप्स में। फिर उसके बाद हम देख लें तो हम, अगर मैं पूरा करेक्ट ना भी हूँ, तो हम 2 से 3 मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी IMF के पास गए। अब जो ज़िया का दौर है तो इसमें जो साउथ एशिया है और फिर उसके अंदर ख़ासकर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ पर एक जंग स्टार्ट हुई। अफ़गानिस्तान के अंदर USSR आ गया, और USSR को हराने के लिए, या आप समझे कि कम्युनिज़म की एक्सपेंशन को रोकने के लिए, यूरोप और US और इसके साथ अरेबिक कंट्री एक डिस्कोर्स के ज़रिए मिलकर इन लोगों ने वहाँ पर एक जंग स्टार्ट की। अब इस जंग के लिए पाकिस्तान एक, आप समझे कि एक ग्राउंड बन गया कि जहाँ से आप तैयार होकर अफ़गानिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जब ये ग्राउंड बना, तो अब पाकिस्तान को, आप सोसाइटी को, आपने लोगों को किसी ना किसी तरीके से तो इस चीज़ के लिए मनाना था। तो मनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन की प्रोसेस करवाई गई। उस इस्लामाइजेशन के अंदर पाकिस्तान की सोसाइटी जब एक तरफ मुकम्मल तौर पर वहाँ पर इस्लामाइजेशन की, वहाँ पर पोलराइजेशन लाया, वहाँ पर एक तरीके से सोसाइटी को मज़हब की इससे भर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर मज़हब को भर कर वहाँ पर जो है तो पाकिस्तान को वो भर दिया, ला कर डिफरेंट जो इस्लामिक ग्रुप्स थे, डिफरेंट जो इस्लामिक फैक्शंस थे, डिफरेंट जो इस्लामिक पार्टीज़ थे, उस वक्त बना दी गई। और तीसरा, आपकी इकॉनमी को ऊपर भी इस्लाम का ये असर नमूदार हुआ। एक तरफ तो आप वो इस्लामिक फ़ंड्स जो जो बहुत सारे अरब ममालिक से चांदे की शक्ल में, या उसको हम कह सकते हैं खैरात और ज़कात की शक्ल में आ रहा था, तो दूसरी तरफ हम जो यूरोप था और जो वर्ल्ड बैंक था और जो IMF था और जो US था, उससे भी हम बहुत सारा एड्स और जो मदद, इमदाद और जो आप जिसको कह सकते लोन वगैरह ले रहे थे। तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त एक बिल्कुल ही ख़राब हालत में थी। ये अगर हम यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं कि पाकिस्तान इकॉनमी, अक्सर कहा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रोथ तो पाकिस्तान इकॉनमी की अयूब खान के दौर में हुई, या ये जो ज़ियाउल हक का दौर था, इसमें भी तकरीबन 6 तक हमारी GDP ग्रोथ गई, या फिर मुशर्रफ के दौर में हम एक दफ़ा फिर हमारी GDP ग्रोथ 4 को क्रॉस कर गया। सो यहाँ पर आप लोग को एक बात याद रखनी चाहिए कि जो तीनों दौर है, जो अफवाज पाकिस्तान के दौर हैं या जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौर हैं, इसमें यस पाकिस्तान की इकॉनमी GDP ग्रोथ हाई रहा, लेकिन हमें ये देखना है कि वो वक्त है जब हम सारा कुछ लॉस कर रहे थे। एक तरफ अफ़गान वार के अंदर हम अपनी जो हमारी सॉवरेनिटी है, हम उसको भी लॉस कर रहे थे। अयूब खान ने पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया जब उन्होंने अमेरिका को बड़ा बेर के अंदर पेसेस दिए, जब पाकिस्तान से डिफरेंट US जहाज़ उड़ कर जो USSR के अंदर वापस जासूसी करते हुए जब U2 गिराया गया, तो पाकिस्तान उसके अंदर बड़ा बदनाम हुआ। फिर हमने दोबारा USSR के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान जंग में US का साथ दिया, और वहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट थी जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाम जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनके लोग आ गए। यहाँ पर आपने जो जिहादिस्ट थे उनको भर कर लाया। फिर आपकी सोसाइटी का क्या हाल हुआ हमने देख लिया, और सिर्फ वो वार ख़त्म होती है, पाकिस्तान की इकॉनमी भी तबाह हो गई, सोसाइटी भी तबाह हो गई, पॉलिटिक्स भी तबाह हो गई। फिर मुशर्रफ दौर में भी हमने वही किया, और वो कुछ सहारा तो हमें मिला, कुछ देर के लिए हम तो बगले बजाते रहे कि हमारी इकनॉमिक ग्रोथ हाई है, हमारी GDP 4 से ऊपर है, लेकिन फिर हमें क्या हुआ, क्या मिला और कैसे हुआ, तो आप लोगों ने देखा है वो हालत। और इकॉनमी फिर कहाँ चली गई और किस तरह इकॉनमी एक धड़म से गिर कर मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो गई। फिर अगर मैं थोड़ा सा इससे अब आगे जाऊँ, बाकी आप लोग को पता होगा इस्लामिक इकॉनमी के अंदर ज़कात सिस्टम लाए गए, ये लाया गया, वो लाया गया, जिसकी वजह से लोग जो है तो बैंकों में पैसे रखने से डरते थे। पैसे नहीं रखते थे तो बैंक के अंदर आपका जो वो इन्वेस्टमेंट था वो ही कम होता गया, और पाकिस्तान इकॉनमी 8 से तो चलती रही, लेकिन बाकी वहाँ पर इस सच कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े लेवल की कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस या इस तरह कुछ भी नहीं लाया गया। फिर हमारे पास आते हैं न्यू लिबरलाइजेशन मॉडल। 1988 के अंदर ज़ियाउल हक जाता है, और हमारे पास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम फिर से हमारे पास एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आती है। फिर ये वो दौर है जिसमें पाकिस्तान की 1988 से 1999 तक 11 साल के अंदर पाकिस्तान के 4 वज़ीर-ए-आज़म बदलते, मतलब पहले बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ, फिर बेनज़ीर भुट्टो, फिर नवाज़ शरीफ। लेकिन इन 4 दौर का जो
हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल रहा वो न्यू लिबरलाइजेशन मॉडल रहा। न्यू लिबरलाइजेशन मॉडल जो था तो ये यूएस के अंदर और जो वहाँ पर रेगन की हुकूमत थी, और ब्रिटेन के अंदर जब टैचर की हुकूमत थी, तो उन दोनों की एक पॉलिसी थी जिसको वाशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं और जिसको न्यू लिबरल मॉडल भी कहते हैं ऑफ इकॉनमी। उससे ये हमारे पास एराइज हुआ। ये न्यू लिबरल मॉडल क्या था? ये इस तरह था कि हमारे पास जो क्लासिकल लिबरलिज्म था या जो क्लासिकल कैपिटलिस्ट मॉडल था वो तो कम्प्लीटली फ्रीडम की बात करता था। जस्ट स्टेट विल बी एक्ट लाइक अ वॉचमैन, स्टेट विल हैव नो इंटरवेंशन इन दिस इकोनॉमी, इन मार्केट, इन ऑल दीज थिंग्स। वहाँ पर फिर केनेसिज्म आया, तो केनेसिज्म ने फिर इकोनॉमी के अंदर इंटरवेंशन स्टार्ट किया। ये कैसा मॉडल था? तो न्यू लिबरल एक मॉडल था। न्यू लिबरल एक दरमियान का मॉडल था। दरमियान का भी नहीं कह सकते, ये भी मतलब फ्री मार्केट की बात करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता था, नॉन इंटरवेंशन की बात, लेकिन कहता था कोई ना कोई एक थोड़ा बहुत स्टेट को, मार्केट को देखना भी चाहिए, मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत उनको कंट्रोल करना भी चाहिए, ताकि मार्केट कोलेप्स होने से बचे, ताकि स्टेट कोलेप्स होने से बचे, ताकि इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट ना आए। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये डिफरेंट टाइप किसके लिए, क्योंकि पाकिस्तान ये वो दौर हैं कि जिसके अंदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आईएमएफ के पास गया, और आईएमएफ के पास जो भी स्टेट जाता तो आईएमएफ अपनी कुछ शराइत रखता, और वो शराइत क्या थी कि आप अपने मुल्क के अंदर लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म की जो मॉडल है उसको अप्लाई करें। आप एक्सपोर्ट के ऊपर जो है तो ड्यूटीज़ कम करें, सॉरी एक्सपोर्ट जो है तो आप उसको एक लेवल पर रखें, इंपोर्ट के ऊपर आप ड्यूटीज़ कम करें, रेगुलेशन अथॉरिटी कम कर ले, ये चीज़ें कर ले, टैक्सेस अपने स्टेट के अंदर बढ़ा दे। इसके अलावा जो है तो चीज़ों के प्राइसेस यहाँ रखे। ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से वहाँ पर क्या की गई, एक किस्म से पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर घुसा दी गई। और दूसरा ये चीज़ था कि ये पाकिस्तान के सबसे बदतर दौर है लोन्स के लिए। पाकिस्तान इस दौर में बार बार आईएमएफ के पास गया, लोन्स लिए गए, और वो लोन्स जो थे तो पाकिस्तान की इकॉनमी की, क्योंकि उन लोन से कोई इंडस्ट्री तो बनी नहीं कि फिर इंडस्ट्री आपको जो है तो प्रोडक्टिविटी देती, फिर आप वो प्रोडक्टिविटी को बेचते और आप उससे कमाते, और फिर आपसे वो जो आपने लोन लिया था उसका खसारा पूरा करते और आप लोन पे करते, बल्कि उस लोन को डायरेक्ट यूज़ किया गया। तो इस तरीके से न्यू लिबरल मॉडल जो था ये इस तरीके से हमारे पास इन 11 सालों के अंदर रहा, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़ा चेंज नहीं ला सका, और आखिरकार हम इस मॉडल को भी एक अरसे के बाद ऐसे समझे कि हम इसको भी छोड़ कर एक न्यू तरफ पर चले गए, क्योंकि 1999 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई, एक और डिक्टेटरशिप आ गई, और उस डिक्टेटरशिप को हम कह सकते हैं मुशर्रफ डिक्टेटरशिप या मुशर्रफ गवर्नमेंट। इसके अंदर अथॉरिटेरियन लिबरल इकोनॉमिक मॉडल आया। अब ये क्या था? ये एक लिबरलिज्म का ही एक टाइप था, एक लिबरल मॉडल था ये। अब इस दौर में इस तरह हुआ कि देखो, इससे पहले हमारे पास अथॉरिटेरियन जितनी भी गवर्नमेंट आए तो उसके साथ ये था कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म की तरफ जाते थे। वो इसलिए कि वो जो इकोनॉमिक मॉडल थे वो कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म, वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता था, वो प्लेन्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करता था। मुशर्रफ आया तो उसने न्यू लिबरल मॉडल को अप्लाई किया, उसको जो है तो ऑन किया, लेकिन गवर्नमेंट उन्होंने अथॉरिटेरियन रखी। उसके जो दौर है उस पर पाकिस्तान आईएमएफ के पास भी गया, एक्सटर्नल जो डोमेस्टिक डिप्ट थे वो भी बढ़े, एक्सटर्नल डिप्ट भी बढ़े। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल पॉलिसीज अप्लाई किए, लेकिन ओवरऑल ये दौर भी सारा का सारा यूएस एड के ऊपर चलता रहा, क्योंकि यूएस अफगानिस्तान के अंदर वार ऑन टेरर लड़ रहा था, और उस वार ऑन टेरर के अंदर हम भी एक बेस का किरदार अदा कर रहे थे। हम यूएस का के लिए एक सप्लाई लाइन बन चुके थे, क्योंकि कराची के पोर्ट से हमारे पास यूएस का जो साजो सामान था, उनकी जो असलहा था वो इंटर होता था, और यहाँ पर तुर्खम के रास्ते अफ़गानिस्तान के अंदर इंटर होता था। तो इस तरीके से पाकिस्तान एक सप्लाई लाइन का काम कर रहा था, एक बेस का काम कर रहा था। तो उसके बदले पाकिस्तान को भारी एड्स मिल रहे थे, और इस एड्स वजह से हमारी इकॉनमी थोड़ा स्टेबल रहा, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बस कायम रहा। लेकिन हम ये नहीं देख रहे थे कि जब ये एड्स बंद होंगे तो पाकिस्तान की इकॉनमी का क्या होगा। और वही होता है कि इस दौर में पाकिस्तान ने कुछ इंडस्ट्रीज़ बना दी, इस दौर में पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ मंसूबे बना दिए। लेकिन जिस तरह ही ये लिबरल अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ख़त्म होती है, 2008 में इलेक्शन होते हैं, और हमारे पास पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, और वो फिर से वही जो सोशलिस्ट मॉडल था, रोटी कपड़ा मकान, जो 1970s के अंदर भट्टों ने यूज़ किया था, उसको फिर से लाते हैं। तो हम देखते हैं कि उनके पास अब मुशर्रफ ने जो पिछले 8-9 सालों के अंदर मंसूबे बनाए थे, वो मंसूबे बन चुके थे, लेकिन उन मंसूबों के लिए अब एनर्जी पाकिस्तान के पास नहीं थी,
क्यों एनर्जी नहीं थी? क्योंकि पाकिस्तान के पास जो एड आ रहा था वो बंद हो रहा था, ये वो कम हो रहा था। अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका का इंटरेस्ट कम हो रहा था, वहाँ से नेटो की फोर्सेस अब निकलने जा रहे थे। अब तकरीबन जब चीज़ें ठीक होती जा रही थी तो एड भी कम हो रहा था। तो पाकिस्तान के पास इस दौर के अंदर तो बड़ा करप्शन की बहुत बड़ी हद पर करप्शन हो गई। वो जो इकनॉमिक मंसूबे बन भी चुके थे वो सारे बंद पड़े रहे, वो उल्टा ख़राब हो गए, वो पाकिस्तान का सारा पैसा ज़ाया हो गया। इस दौर के अंदर आपने फिर से वही सोशलिज्म की बातें की और फिर से वही आप जो है तो IMF की तरफ गए। आपने काफ़ी जो पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े जो लोन में से आपने वो लोन्स लिए। इस दौर के अंदर हाँ एक चीज़ हुआ कि 18th अमेंडमेंट आ गई। 18th अमेंडमेंट से सूबों के इख्तियार ज़रूर मिल गए, लेकिन सूबे उस इख्तियार को कितना यूज़ कर पा रहे तो ये अभी हम देखते हैं। और इस पर मैं कभी एक पूरा व्लॉग करूँगा, उसमें आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मेरे ख़्याल में उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी लोन्स वगैरह आपकी स्टेट को ऑन कर रहे हैं और आपकी IMF की पॉलिसी अभी भी जारी है। फिर क्या होता है कि 2013 में फिर से हुकूमत चेंज होती है और इस दफ़ा नवाज़ शरीफ जो 1999 में जिसको मुशर्रफ घर बेच चुके थे वो फिर से गवर्नमेंट में आते हैं। वो एक नया कैपिटलिस्ट मॉडल लाते हैं जिसको क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल कहते हैं। बल्कि नवाज़ शरीफ अपने आखिरी जो उसका दौर था उसमें भी क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल वो अप्लाई कर रहे थे। क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल क्या होता है? ये एक ऐसा मॉडल होता है कि देखो, अब पाकिस्तान के अंदर जो आप मतलब जैसे नवाज़ शरीफ के स्टील मिल्स हैं, तो उसने सिर्फ जो स्टील मिल्स हैं जो उसके अपने हैं या जो उसके रिश्तेदारों के या जो उसके दोस्तों के डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो नवाज शरीफ लाइक स्टील मिल्स ओन करता है, उसके एक और जो है तो रिश्तेदार है, उसकी जो इंडस्ट्री है चलो वो शुगर की है। उसके एक तीसरा रिश्तेदार है, उसकी इंडस्ट्री है वो चलो जो है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की है। अब ये 3 इंडस्ट्रीज़ हैं। अब ये क्या करेगा? ये करेगा ये कि इन इंडस्ट्रीज़ की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको सपोर्ट करेगा। इस इंडस्ट्री के जो इंपोर्ट्स आते हैं उसकी ऊपर टैरिफ्स, रेगुलेशन और टैक्सेस कम करेगा। इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर टैक्सेस कम लगाएगा। इन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो ये लोन्स देगा पाकिस्तान की बैंक से, इन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करेगा। तो इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसके अंदर आप जो अपने जो हम कह सकते हैं दोस्तों की या अपनी जो रिलेटिव हैं या जो फ्रेंड्स हैं सिर्फ उनकी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें। मतलब आप अपने इर्द गिर्द की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं या मैकेनिक इंडस्ट्रीज़ हैं या जो पाकिस्तान के अंदर बाकी और सारी इंडस्ट्रीज उसको आप ध्यान ना दें, बल्कि जो आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें उसके लिए भी जो आप सपोर्ट दे रहे वो बाकी इंडस्ट्री का खून चूस कर दे रहे। तो इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल। मतलब आप फ्री मार्केट को तो सपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरी की पूरी लिबरलिज्म तो दे रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन सिर्फ कौन सी इंडस्ट्रीज़ को? जो आपकी अपनी इंडस्ट्रीज़ है, जो आपकी करीब की इंडस्ट्रीज़ है। इसको कहते हैं क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल। तो हमारे पास नवाज शरीफ ने या फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी उसके अंदर ये अप्लाई हुआ और इससे सारा का सारा सिस्टम चलाया गया। फिर हमारे पास 2018 के अंदर इलेक्शन होते हैं, PM मिलन की गवर्नमेंट फारिग होती हैं और इमरान खान आते हैं। इमरान खान एक नया मॉडल लाते हैं, इसको सोशल वेलफेयर मॉडल कहते हैं, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक बेस्ड मॉडल कहते हैं या रियासती मदीना मॉडल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जो ह्यूमन हैं, जो ह्यूमन की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या जो ह्यूमन इटसेल्फ है, मतलब हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, हम रोड्स के ऊपर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हम बिल्डिंग्स के ऊपर बाद में पैसे लगाएंगे। पहले हम इंसान की मतलब जो ह्यूमन है उसकी एजुकेशन, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी जो फूड सिक्योरिटी है, उसकी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसकी जो जेंडर सिक्योरिटी है, उसकी जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन की जो कैपेबिलिटी उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम ह्यूमन को कैपेबल बनाएंगे कि वो खुद जाकर फिर अपने लिए जो है तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर सके। तो इसको कहते हैं ह्यूमन इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल, सोशल वेलफेयर मॉडल या रियासती मदीना मॉडल। इमरान खान ने इसके हवाले से सेहत इंसाफ कार्ड जैसे मंसूबे शुरू कर दिए ताकि आप हेल्थ के अंदर जो ह्यूमन सिक्योरिटी उसको इंश्योर कर सके। उसने जो है तो एहसास जैसे प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया और लेकिन ये भी इतना सक्सेसफुल यूज़फुल साबित ना हो सका, क्योंकि इससे भी आप लोगों को सेल्फ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ना कर सके, बल्कि उल्टा आप उसको एक एड इकॉनमी की तरफ ले गए। दूसरा, इमरान खान की जो IMF की डिफरेंट मुआहदे थे वो भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो गए। और अभी जो आखिरी दौर है जिसको हम एरा फेल्ड इकॉनमी कहते हैं, जो अभी स्टार्ट हैं, जो अभी जिसके अंदर हम जा रहे हैं, जो इमरान खान की गवर्नमेंट को एक अदम एतमाद की वोट के ज़रिए ख़त्म करवा दिया गया। उसके बाद हुकूमत स्टार्ट हो गई, इसके अंदर हमारे पास जो अभी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट बना चुके हैं। तो इसके अंदर एरा ऑफ फेल्ड इकॉनमी, हम पाकिस्तान की
इस हद तक गिर चुके हैं कि $5.8 बिलियन, मतलब इंडिया के अगर हम इस वक्त देख लें तो मोर देन $300 बिलियन उसकी पास फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 5.8, और इस 5.8 में से भी 4 बिलियन जो डॉलर हैं वो चाइना और यूएई की बैंक के पड़े हुए, वो किसी वक्त भी ले सकते। मतलब इस वक्त पाकिस्तान के पास खुद के सिर्फ $1.8 बिलियन पड़े हुए। और अगर ये पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है कि जो किसी भी टाइम कोलेप्स हो सकता है, और पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो है तो वो तबाह हो सकते हैं। तो ये थे पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 साल के अंदर यूज़ होने वाले डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल। और इंशाल्लाह इस पर मैं और भी बात करूंगा और उसकी कंपैरिजन करूंगा इन इकोनॉमिक मॉडल की। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट इकोनॉमिक प्लान्स आते हैं, जो 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 10 ईयर प्लान्स आते हैं, उसके ऊपर भी एक इसके बाद एक वीडियो आएगा। तो आप लोग सपोर्ट करते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।